इस किरदार ने हमारी यादों पर एक ऐसा असर छोड़ा जिसे आज तक कोई भुला नहीं पाया। और अब जब इतनी ही तारीफ हो चुकी चलता है और करीब 1 साल बाद का सीन में दिखाया जाता है जहां की राजगद्दी पर अब राजमाता रामोंडा का शासन था, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है यूएनओ की तरफ, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर विश्व के सभी बड़े बड़े नेता, शासक और लोकतंत्र एक जगह बैठकर के बीच में एक जबरदस्त फाइट होती है। एंड एज यूजुअल अगर एमसीयू की मूवी है तो तगड़े सीजीआई और बेहतरीन वीएफएक्स तो आपको देखने को ही मिलेंगे। उसी की एक झलक यहाँ पर भी थी। हालांकि इस फाइट में वो मशीन तो तबाह हो जाती है, मगर तालुकान के लोग जानते थे कि वो साइंटिस्ट अभी भी जिंदा है जिसने इस मशीन को बनाया। अगर वक्त रहते उसे नहीं पकड़ा गया तो ऐसी एक और मशीन बन जाएगी और अगली बार ये लोग ज्यादा तादाद में आकर उस वाइब्रेनियम को हमसे चुरा कर ले जाएंगे। सीन अगेन शिफ्ट होता है शूरी की लैब में, जहाँ पर हम क्वीन रामोंडा को देख पाते हैं जो कि इस वक्त शूरी के पास आई थी और उससे कहती है कि आज हमें खास काम के लिए यहाँ से बाहर जाना है। जिसके बाद वो दोनों नदी किनारे बैठकर वकांडा की खुली हवा में सांस लेती है। यहाँ की एक रीत थी जिसमें फ्यूनरल में पहने गए कपड़ों को जला दिया जाता है। इनका मानना था कि उन्हें जला देने से उन्हें मरने वाले की यादों से हमेशा मुक्ति मिल जाती है। ये वही व्हाइट कपड़े थे जो कि हमने फ्यूनरल के दिन उन सभी को पहना देखा था जो ब्लैक पैंथर के शव को बॉक्स में डालकर दफनाया जा रहा था। अब बारी थी शूरी की, मगर तभी हम देखते हैं कि समुद्र में से एक अनजाना शख्स निकलकर उनकी ओर आता है जो कि अपना नाम नामोर बताता है। कॉमिक्स में, मूवी में और साथ ही कार्टून्स में इसके अलग अलग प्रोनाउंसिएशंस हैं। कोई इसे नेमोर कहते हैं, कोई इसे नमोर कहते हैं, कोई इसे नामोर कहता है। तो आप लोग अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इस वर्ड को ले सकते हैं। कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, आज से हजारों साल पहले जब धरती पर वाइब्रेनियम का उल्कापिंड यानी कि मीटियोर उन पर हमला करते हैं और वहां से वाइब्रेनियम निकालकर अपने देश में ले जाना चाहते थे, लेकिन वहां की मजबूत सेना यानी कि डोरा मिलाजे उनका जमकर मुकाबला करती है। जहां एक तरफ यूएनओ की मीटिंग में रामोंडा अपनी दलीलें दे रही थी, वहीं दूसरी तरफ डोरा मिलाजे उन सभी सोल्जर्स को पकड़कर सीधा उन सभी राजनेताओं के सामने प्रेजेंट कर देती है। हर कोई ये देखकर शर्मसार था कि आखिर उस वाइब्रेनियम को पाने के लिए कौन किस हद तक गिर सकता है। और फाइनल डिसीजन रामोंडा का ये था कि वो अपने देश का वाइब्रेनियम किसी को भी नहीं देगी और साथ ही वार्निंग देकर जाती है कि भले ही वकांडा ने अपना राजा ब्लैक पैंथर खो दिया हो, मगर मैं आज भी जिंदा हूँ और हमेशा अपने देश और अपने लोगों और उस कीमती वाइब्रेनियम की रक्षा करती रहूंगी। जिसके बाद समुद्र के बीच में हम एक बड़े से शिप को देख पाते हैं जिसके अंदर सीआईए और एफबीआई साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। इनके पास एक ऐसी मशीन थी जो कि समुद्र के अंदर वाइब्रेनियम को ढूंढ सकती थी। अगर इसे आसान भाषा में एक्सप्लेन करूँ तो जिस तरीके से मेटल डिटेक्टर जमीन में छिपे लोहे को ढूंढ निकालता है, उसी तरीके से इनके पास अब एक ऐसी मशीन आ चुकी थी जो कि समुद्र में रेत, भाटों, कंकड़ और शैवालों के बीच में उस वाइब्रेनियम को खोज सकती थी। दो खोजकर्ता अपना स्विमिंग सूट पहनकर पानी की गहराइयों तक उतरते हैं और जैसे उस मशीन को ऑन करते हैं वाइब्रेनियम की खोज में, तभी हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि उस मशीन पर किसी चीज से जानलेवा हमला होता है और उनमें से उनका एक साथी भी गायब हो जाता है। पूरी टीम अलर्ट होकर पानी में भेजे गए गोताखोरों को ऊपर लाने की कोशिश करती है, मगर तभी एक हिप्नोटिज्म करने वाली आवाज हर किसी के कानों में पड़ती है और न जाने क्यों एफबीआई और सीआई के सारे एजेंट्स उस शिप से कूदकर अपनी जान देने लगते हैं। जहां पर हम व्यूअर्स को पता चलता है कि वो सभी आवाजें उस समुद्र के नीचे छिपी दुनिया तालुकान के लोगों की थी। ये वो लोग थे जो कि हमेशा से अपनी जाति के लोगों और वाइब्रेनियम को बचाते आए थे। इन सभी के बीच में एक जबरदस्त फाइट होती है। एंड एज यूजुअल अगर एमसीयू की मूवी है तो तगड़े सीजीआई और बेहतरीन वीएफएक्स तो आपको देखने को ही मिलेंगे। उसी की एक झलक यहाँ पर भी थी। हालांकि इस फाइट में वो मशीन तो तबाह हो जाती है, मगर तालुकान के लोग जानते थे कि वो साइंटिस्ट अभी भी जिंदा है जिसने इस मशीन को बनाया। अगर वक्त रहते उसे नहीं पकड़ा गया तो ऐसी एक और मशीन बन जाएगी और अगली बार ये लोग ज्यादा तादाद में आकर उस वाइब्रेनियम को हमसे चुरा कर ले जाएंगे। सीन अगेन शिफ्ट होता है शूरी की लैब में, जहाँ पर हम क्वीन रामोंडा को देख पाते हैं जो कि इस वक्त शूरी के पास आई थी और उससे कहती है कि आज हमें खास काम के लिए यहाँ से बाहर जाना है। जिसके बाद वो दोनों नदी किनारे बैठकर वकांडा की खुली हवा में सांस लेती है। यहाँ की एक रीत थी जिसमें फ्यूनरल में पहने गए कपड़ों को जला दिया जाता है। इनका मानना था कि उन्हें जला देने से उन्हें मरने वाले की यादों से हमेशा मुक्ति मिल जाती है। ये वही व्हाइट कपड़े थे जो कि हमने फ्यूनरल के दिन उन सभी को पहना देखा था जो ब्लैक पैंथर के शव को बॉक्स में डालकर दफनाया जा रहा था। अब बारी थी शूरी की, मगर तभी हम देखते हैं कि समुद्र में से एक अनजाना शख्स निकलकर उनकी ओर आता है जो कि अपना नाम नामोर बताता है। कॉमिक्स में, मूवी में और साथ ही कार्टून्स में इसके अलग अलग प्रोनाउंसिएशंस हैं। कोई इसे नेमोर कहते हैं, कोई इसे नमोर कहते हैं, कोई इसे नामोर कहता है।
तो आप लोग अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इस वर्ड को ले सकते हैं। कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, आज से हजारों साल पहले जब धरती पर वाइब्रेनियम का उल्कापिंड यानी कि मीटियोर आकर गिरा था, तो हमें ये कहानी में बताया गया था कि वो सिर्फ वकांडा में गिरा था। मगर उस वक्त सिर्फ एक नहीं बल्कि दो बड़े बड़े मीटियोर गिरे थे। एक मीटियोर जो कि धरती पर आकर गिरा, वो जगह वकांडा के नाम से जानी गई। वहीं दूसरा टुकड़ा जो कि पानी में जाकर गिरा, वो जगह तालोकान के नाम से जानी गई। और नामोर वहीं का किंग था। अब क्योंकि उनके देश में भी काफी ज्यादा वाइब्रेनियम था, तो उसकी पूरी बॉडी पर जितने भी गहने और साथ ही उसके जो हथियार थे वो सब कुछ वाइब्रेनियम से ही बने थे। और नामोर की खास बात ये थी कि उसके पैरों में पंख लगे थे, वो हवा में उड़ भी सकता था और पानी में तेज गति से तैर भी सकता था। रामोंडा अपने देश में घुसपैठ की वजह से नामोर को बुरा भला कहती है और कहती है कि आखिर तुम इतनी सारी सिक्योरिटी को तोड़कर यहाँ हमारे देश में घुस कैसे गए, आखिर क्या मकसद है तुम्हारा यहाँ पर आने का। जिसमें नामोर बताता है कि वाइब्रेनियम को ढूंढने वाली मशीन बन चुकी है, जिसमें सबसे बड़ी गलती तुम्हारे बेटे टिचाला की थी, क्योंकि पहली बार उसी ने ही UNO में जाकर पूरी दुनिया को बता दिया था कि वाइब्रेनियम नाम की भी कोई चीज होती है, एक ऐसा धातु जिसकी मजबूती अटल है और साथ ही एक प्रहार से पूरी की पूरी सिविलाइजेशन को खत्म किया जा सकता है। अगर उस दिन टिचाला ने वो गलती ना करी होती तो आज ये लोग मशीन बनाकर हमारी दुनिया में उस वाइब्रेनियम के बचे अंश को ढूंढने ना आते। मेरी दुश्मनी तुमसे नहीं बल्कि सिर्फ उस साइंटिस्ट से है जिसने ये मशीन बनाई। मैं तो बस यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा सौदा करने आया हूँ। तुम मुझे वो साइंटिस्ट ढूंढ कर ला कर दो, बदले में हमारी सीना से सुरक्षा पाओ। लेकिन अगर तुमने गद्दारी करी तो याद रखना, तालोकान का हर एक सिपाही वकांडा को पूरी तरीके से मिटा देगा, उसका नक्शे पर से वजूद मिट जाएगा। इस पूरी प्रोसेस के लिए नामोर उन्हें एक हफ्ते का वक्त देकर जाता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे और यहाँ उस अमेरिकन साइंटिस्ट को ढूंढने के लिए ओकोए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी शूरी कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। हालांकि पहले तो रामोंडा शूरी को भेजने के फेवर में नहीं थी, लेकिन वो इस बात को भी जानती थी कि उससे तेज, चालाक और ताकतवर कोई नहीं। इसलिए फाइनली वो अपनी बेटी को ओकोए के साथ अमेरिकन साइंटिस्ट को ढूंढने के लिए भेज देती है। और काफी जांच पड़ताल के बाद उन्हें ये पता चलता है कि वो साइंटिस्ट कोई बूढ़ी औरत नहीं बल्कि कॉलेज में पढ़ने वाली एक छोटी सी लड़की है, जिसका दिमाग इतना तेज है कि उसने अपने सेमेस्टर के सारे रैंक्स और ग्रेड्स को हैक करके अपने आप के मार्क्स में भी इजाफा कर दिया और अपने दोस्तों को पैसों के बदले भी उनके मार्क्स में इजाफा ला दिया। इस लड़की का नाम था रीरी। जब ये दोनों से पकड़ने के लिए पहुंचते हैं तो रीरी अपने बचाव में उनके ऊपर रेडियो फेंक कर मारती है, लेकिन ओकोए के हाथ में जो भाला था वो उसकी एक ही बार से उसे दो टुकड़ों में बांट देती है। हालांकि रीरी ने वकांडा के बारे में सुना तो जरूर था, मगर इस वक्त वो उन दोनों से डर चुकी थी और बार बार वहां न जाने के लिए गुजारिश कर रही थी। तभी शूरी से कहती है कि तुम्हारे पीछे CBI और CSI के लोग पड़े हैं। इतने में हम देखते हैं कि पीछे से CBI टीम आकर उन सभी को पकड़ने की कोशिश करती है, जिनसे बचने के लिए रीरी अपने फादर के गैरेज में पहुंचती है और वहां से शूरी को एक बाइक, ओकोए को एक कार और साथ ही खुद का आयरन सूट पहनकर अपने आप की जान बचाने के लिए वहां से निकलते हैं। इसी बीच उन पर काफी बार हमले होते हैं, कभी ड्रोन से तो कभी बाइक से तो कभी बड़े टैंकर से, मगर इन तीनों की स्पीड लाजवाब थी। इस मूवी में आयरन मैन की फर्स्ट मूवी से एक रेफरेंस भी दिया गया है, जब उसके सूट में टाइटेनियम नहीं फिट था और आकाश में कहीं ऊंचाई पर जाकर उसका पूरा सूट बर्फ में जम गया था। तो ऐसा ही एक छोटा सा हादसा रीरी के साथ भी होता है। एक ड्रोन को डिस्ट्रॉय करने के पीछे आसमान में ऊपर तो चली जाती है, मगर उसका सूट काफी ज्यादा ठंडा हो जाता है, साथ ही उसकी सांसें नम पड़ जाती है। इस वजह से वो बेहोश होकर पानी में गिरने ही वाली थी, मगर गिरने के जस्ट कुछ पलों पहले आंख खुल जाती है और वो अपने आप को काबू में कर उन सभी पुलिस वालों की नजरों से बच बचाकर ये सभी निकल जाते हैं। इसी बीच रामोंडा अपनी बहू नाकिया के पास जाती है और उससे गुजारिश करती है कि नामोर के बारे में जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन निकल सके निकालो, क्योंकि तुम ही आखिरी रास्ता हो। तुमने आज से पहले कई ऐसे सीक्रेट मिशंस किए हैं जो कि हर किसी के करने की बस की बात नहीं थी। नामोर ने वकांडा की सिक्योरिटी को तोड़कर 60 से 70 किलोमीटर तक पानी का सफर तय करके हमारे पास आकर हमें धमकी दी और हमसे ये कहा कि हमें एक अमेरिकी को उन्हें सौंप देना होगा और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो पूरा वकांडा खतरे में आएगा। अब ये खतरा कितना बड़ा है और कितना छोटा, जब तक इसकी गहराई का पता ना चले तब तक हम कोई कदम नहीं उठा सकते। इसलिए नाकिया तुम ही एक आखिरी सहारा हो जो कि ये पता लगा सकता है कि आखिर नामोर के पास कितनी बड़ी सेना और उसके पास कितनी ताकत है। मीनवाइल हम शूरी, ओकोए और रीरी को देख पाते हैं जो कि उस वक्त पुलिस से तो बच चुकी थी, मगर उनके पीछे तालुकान की सेना पड़ चुकी थी। और यहाँ पर हमें ओकोए और तालुकान के एक बड़े सैनिक के साथ 1-on-1 फाइट देखने को मिलती है। इन दोनों के ही पास वाइब्रेनियम से बने हथियार थे जो कि एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। इनकी सेना तादाद में ज्यादा थे और इसी वजह से इन्हें हार मानकर उनके साथ जाना पड़ता है। अगले दिन जब इस खबर को ओकोए अपने राज्य वकांडा में देती है तो राजमाता उस पर काफी ज्यादा गुस्सा होती है। पहले तो उन्होंने अपने
अपना पति खोया, फिर अपना बेटा टिचाला और अब आखिरी बारी उसकी बेटी शूरी की। आखिर दुनिया का सबसे उन्नत देश वकांडा, जिसका खुद का परिवार सेफ नहीं तो आखिर वो सिक्योरिटी ही किस काम की। इस वजह से गुस्से में आकर रामोंडा अपनी सेना डोरा मिलाजे की सेनापति ओकोए को उसके पद से हटा देती है। मीनवाइल तालुकान के सिपाही शूरी और रीरी को अपने साथ पानी में छिपी दुनिया उस वक्त के चाणक्य, जो कि पानी में गोता लगाकर उस जड़ी बूटी को ले आते हैं जिसकी मदद से ये लोग अपनी जिंदगी को वापस से जी सकते थे। उस गांव में एक औरत भी थी जो कि उस वक्त प्रेग्नेंट थी। उसे इस बात का पता नहीं था कि आखिर उसकी बॉडी पर ये जड़ी बूटी किस तरीके से काम करेगी। और देखते ही देखते जब वो औषधिकार उस औषधि को अपने पूरे राज्य के लोगों में बांटता है तो हर कोई था सिर्फ बदला, मगर नामोर इतना ज्यादा ताकतवर था कि वो उससे लड़ने के काबिल नहीं थी। इसीलिए वो सिंथेटिक हार्ट शेप हब को बनाने में लग जाती है। हालांकि वो कई सालों तक उस पर काम कर रही थी मगर सिर्फ 29% ही उससे कामयाबी मिली थी। मगर इस बार उसके पास नामोर का दिया एक ब्रेसलेट भी था जिसके धागों में उसी पुरानी जड़ी बूटी के कुछ रेशे थे जो कि हार्ट शेप हब के रेशों से मेल खाते थे। और जैसे ही उनका कॉम्बिनेशन मिलाया गया तो उनका फाइनल रिजल्ट आया कि हार्ट शेप हब सिंथेटिक वे से बनाया जा सकता है, जिसमें करीब 7.8% प्योरिटी थी। वहाँ नाकिया आकर उस जड़ी बूटी को पानी में मिलाकर शूरी को पिला देती है। हमेशा से वकांडा की एक रीत थी कि ब्लैक पैंथर की ताकतें पाने से पहले वो शख्स अपने पूर्वजों से मिलता है और जिस पूर्वज से मिलता है हमेशा उसी की ही पावर्स उसमें आ जाती है। शूरी चाहती थी अपने भाई टिचाला से मिलना, मगर इस वक्त उसके सामने था टचाका यानी कि किलमॉन्गर। शूरी कहती है कि मैंने तो तुम्हें नहीं चुना था, मगर किलमॉन्गर कहता है कि जिसके मन में बदले की आग हो और वो सामने वाले पर रहम ना दिखाए तो उसके लिए सिर्फ
सिर्फ मैं ही आता हूँ। तो बताओ शूरी, आखिर तुम क्या बनना चाहती हो? मुझ जैसा जो कि सिर्फ अपना बदला पूरा करना चाहता है, या फिर तुम्हारे भाई जैसा नर्म दिल? तो शूरी उसे सिर्फ एक जवाब देती है कि मुझे अपने दुश्मन को खत्म करना है। और जब वो वापस नींद से जागती है तो उसके अंदर ब्लैक पैंथर की पावर्स आ चुकी थी और अब बारी थी वकांडा की तालोकान पर हमला करने की, जिसके बाद वो एक वाइब्रेनियम से बना शिप लेकर पानी में उतर जाते हैं और तालोकान के हर एक सिपाही को झुकने पर मजबूर कर देते हैं। अपनी टीम को खतरे में आता देख नामोर भी उस जंग में उतर जाता है और अपने पैरों में लगे पंखों की मदद से तेज भागकर हर किसी को मौत के घाट उतारता जाता है। तालोकान में रहकर शूरी को ये बात पता चल चुकी थी कि यहाँ के लोगों को नमी पसंद है। अगर इन्हें गर्मी मिलेगी तो ये सांस नहीं ले पाएंगे और जल्द ही मर जाएंगे। इसी वजह से शूरी अपने फ्लाइंग जेट में नामोर को बैठाकर उस जगह से दूर एक रेगिस्तान में ले आती है और अगेन इन दोनों के बीच में एक जबरदस्त